2611 is something which can never be wiped out from our memories. Having terrorists coming down here, openly roaming around with their stun guns, and we all were glued for next 24 to 48 hours in front of the TV and just hoping for that miracle that our brave commandos come out and tell us, oh, it's done. The terrorists are no longer there. One such person who risked his life, went ahead, was one of the first person to encounter, to meet, to face, have a battle with them face to face, is Marcos Praveen Teotia. Very less that words cannot describe for this real life hero. I've seen a lot of real life heroes, but here is one person who went ahead, came from a very small village, selflessly put duty above everything. And this entire story of his, he's put it across very beautifully in a newly released book available on Amazon, which is 26/11 Braveheart. He's been awarded by Shaurya Chakra by the government of India. He is also Iron Man. And why does it make it so important for this person to be awarded as Iron Man? Because post the injury of 2611, his lungs collapsed. He had several injuries. He had actually lost his ear. Coming up from all of it, going to an Iron Man thing where he has to swim, run, cycle with all the injuries and coming out as a winner. Too inspiring, highly inspiring and achievable thing from one person's life. It's something we need to hear it from the man himself. Presenting you, Marcos Praveen Teotia. Welcome, Praveen ji. जी, thank you, thanks a lot. And मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जो एंडोकॉन 21 का जो आपका सेशन है उसमें आपने मुझे मौका दिया, मैं अपनी बात रखूं, अपनी कहानी जो बहुत ही मोटिवेशनल है और जो आज के युवाओं को बहुत ज्यादा प्रेरित कर रही है कुछ न कुछ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए। तो ये कहानी की जो शुरुआत है वो शुरुआत होती है 26 नवंबर 2008 से। उस दिन मेरी नॉर्मल ड्यूटी थी और मैं वहां पे मुंबई में अपनी यूनिट में था। जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा तो मैंने देखा कि जो टीवी है वहां ऑन है और जो हमारे ऑफिसर ऑफ द डे हैं वो टीवी देख रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो मेरे साथ कश्मीर में थे और कश्मीर में ऑपरेशंस में मैं उनका बड्डी हुआ करता था। तो उन्होंने जैसे ही देखा तो बोले कि तेवतिया, मुंबई पे आतंकवादी हमला हो गया है और वी हैव ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू किल देम। जिन लोगों को हम कश्मीर में जंगलों में ढूंढा करते थे वो आज मुंबई में अवेलेबल हैं और ये हमारे पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनको जाके हम अपना शिकार बनाए और अपना जो प्रोफेशनलिज्म है उसको दिखाएं कि मार्कोस किस जगह पे स्टैंड करते हैं और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास शायद ही कभी आएगी। सो सबसे पहला कदम आगे बढ़ाने वाला ताज की तरफ मैं था और उसके पीछे मेरी पूरी टीम थी। उसके बाद फिर हमारी एक और टीम फॉर्म हुई, जिस टीम में फॉर्म होने के बाद में हम लोग जो न्यू टावर है उसमें कुछ लोग फंसे हुए थे। हम कहें कि 3 शादी थी उस दिन ताज में और 3 शादी के जो गेस्ट थे वो सारे के सारे चैम्बर हॉल में थे और वो लोग बुरी तरह से वहां पे स्टक हो चुके थे, फंस चुके थे और जो उनको बाहर निकालना था, उनको बाहर निकालने का जो टास्क था वो मार्कोस की टीम को दिया गया और करीब करीब गेस्ट की संख्या 200 प्लस थी। हमारे लिए ताज जैसी बिल्डिंग एक ब्लाइंड एंट्री थी, हमें कुछ नहीं पता था वहां के बारे में कि अंदर क्या है और रूम का कंस्ट्रक्शन क्या है। हमारी ट्रेनिंग इट्स ओके, ट्रेनिंग पार्ट इज ओके, लेकिन हमारे पास ताज का कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं था। हमको पता ही नहीं था रूम के अंदर क्या है, रूम का कंस्ट्रक्शन अंदर से कैसा है, कहाँ पे जो टेररिस्ट है वो छुपे हो सकते हैं और कहाँ से हमको एडवांटेज मिल सकता है और कहाँ से टेररिस्ट को एडवांटेज मिल सकता है। उन्होंने जैसे ही वापस आए उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर टैप किया और कहा कि प्लीज एंटर द रूम। तो मैं अपने बड्डी के साथ में उस रूम के अंदर एंटर की। एंट्री करने के बाद करीब 10 कदम ही मैं अंदर चला हूँगा तो मुझे 2 AK-47 के जो सेफ्टी कैच होता है उसकी मुझे आवाज सुनाई दी। जो मेरा एम था, मैंने एम जहां से
मुझे साउंड सुनाई दिया, मैंने उधर की तरफ अपना एम कर दिया और एक कुर्सी पड़ी हुई थी वहाँ पे, कुर्सी को मैंने अपने सामने रखा ताकि जो डायरेक्ट फायर है वो मेरे ऊपर ना आए। जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा मुझे गोली ना लगे, थोड़ा-सा मुझे चांसेस मिल जाए, थोड़ा-सा एडवांटेज मुझे मिल जाए। तो फिर उसके बाद मैं वहीं पे सीज़ हो गया, बैठ गया और नेक्स्ट मोमेंट का क्योंकि रूम के अंदर पूरा का पूरा अंधेरा था, उसमें कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो करीब कुछ ही टाइम हुआ होगा, मैं अपनी आँखों को सैचुरेट करने की कोशिश कर रहा था उस रूम के अंदर। सो उधर से मुझे एक फ्लैश दिखाई दिया, तो मैं समझ गया कि जो उधर से उन्होंने मेरे ऊपर फायर किया है और सेम टाइम मैंने अपने जो ट्रिगर पे मेरी उँगली थी और मैंने भी इधर से मैंने अपना जो ट्रिगर था वो प्रेस कर दिया, तो करीब 3-4 राउंड शायद मेरे फायर हुए और उसके बाद मैं अनकॉन्शियस हो गया, मुझे उसके बाद में कुछ नहीं पता चला। मुझे फिर दोबारा कॉन्शियसनेस आया और मैंने अपने आप को देखा कि मैं कहाँ पे गिरा हुआ हूँ, तो मैं रूम के अंदर अकेला हूँ और उस रूम के अंदर 4 टेररिस्ट हैं और सिचुएशन को देखा कि आस-पास में कोई जगह है जहाँ पे मैं कवर ले सकता हूँ और उन टेररिस्ट को एनकाउंटर कर सकता हूँ। तो फिर मैंने देखा कि पीछे की साइड एक सोफ़ा है और थोड़ा-सा स्पेस है जहाँ पे मैं अपने आप को कवर दे सकता हूँ। कवर दी और फिर मैंने अपने हाथ से अपने कान को जहाँ पे गोली लगी थी उसको देखा, तो मैंने पाया कि जो पूरा का पूरा कान है लेफ्ट वाला वो पूरा उखड़ चुका है, पूरा जो मांस का एक अ, लोथड़ा कहें, पीस कहें, वो पूरा साइड में लटका हुआ है और हैंग कर रहा है और मैंने उसको कहा कि चलो इट्स ओके क्योंकि जो जा चुका है वापस नहीं आएगा। अब बेहतर है कि जो बचा हुआ है, उसके ऊपर हमें ज़्यादा काम करना चाहिए, ना कि इसके लिए रोएँ कि जो हमारा कान चला गया है या फिर कुछ और हो गया है। फिर मैंने दोबारा उनसे फायरिंग शुरू की और मैं उधर से सिंगल शॉट में फायर करता था, उधर से मेरे ऊपर उन्होंने बस्ट में पूरा का पूरा बस्ट खोलते थे मेरे ऊपर। तो ये काफ़ी देर तक हमारा चला, लेकिन मैंने सोचा कि इनको भी इस तरह से नहीं मारा जा सकता। मैं इनको यहाँ पे एंगेज ही कर सकता हूँ अगर मैं अपनी गोलियाँ चलाऊँगा तो। इससे बेहतर है मैं इनको अ, पूरा का पूरा इस रूम को उड़ाने का मैं प्रयास करूँ, मेरे पास में जो हैंड ग्रेनेड है मैं उसको यूज़ करूँ। मुझे पता है कि मैं उस हैंड ग्रेनेड के एरिया के अंदर आता हूँ। हैंड ग्रेनेड था उसको निकाला और उसकी पिन को मैंने खींचा और मैंने जो हैंड ग्रेनेड था उसको उनकी तरफ फेंक दिया। तो मुझे 2 साउंड मुझे वहाँ से सुनाई दिए और जैसे ही साउंड मुझे कन्फर्म हो गया कि 2 ही साउंड हुए हैं, इसका मतलब ये है कि जो ग्रेनेड है वो रोल डाउन नहीं हुआ है। अगर रोल डाउन हो जाता तो थोड़ा-सा वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर सकता है। सो 2 साउंड इज़ ओके कि ठीक है, पहला और दूसरा साउंड है, ग्रेनेड बिल्कुल सही जगह पे जाके गिरा है और मैंने अपने आप को जितना मैं अपने आप को कवर कर सकता था उतना किया और मैंने काउंटिंग शुरू की 1 से 10 तक। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो ग्रेनेड वहाँ पे नहीं फटा। अगर वो ग्रेनेड वहाँ पे फट जाता तो ताज का जो 60 घंटे जो ऑपरेशन चला, सभी ने देखा, वो ऑपरेशन अर्ली मॉर्निंग 5:15 को खत्म हो चुका होता। लेकिन इसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मेरा टैलेंट है, जो मेरा प्रोफ़ेशनलिज़्म है, वो ज़िम्मेदार नहीं है। मैंने अपना बेस्ट दिया तब कि मैं अपने आप को असुरक्षा में डाल के, मैंने अपने आप अपनी लाइफ़ को रिस्क में डाल के मैंने रिस्क लिया कि चलिए, मैं अगर चला जाता हूँ, मुझे कुछ भी हो जाता है, लेकिन मेरा देश खड़ा रहेगा। मेरे जो देशवासी हैं, उनको मैं बचा पाऊँगा। इसलिए मैंने वो स्टेप लिया, नहीं तो मैं वो स्टेप नहीं लेता। मुझे पता है कि इस तरह की सिचुएशन में जो प्रोफ़ेशनलिज़्म है, वो ही काम आता है और वहीं पे आपकी जो लाइफ़ है, जो रिस्क आप ले रहे हो, वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। उस ऑपरेशन में मुझे 4 गोलियाँ लगी, जिनमें काफ़ी लंबे टाइम तक मैं हॉस्पिटलाइज़ रहा और उसमें मेरा एक कान और एक पूरा लंग्स, जो राइट लंग है, वो पूरा का पूरा डैमेज हो गया। रिकवरी में बहुत टाइम लगा और 2015 में मैंने अपनी जर्नी शुरू की मैराथन की। पहली मैराथन जो थी हाफ मैराथन, मैंने वो मुंबई हाफ मैराथन में अपना पार्टिसिपेशन किया और 1 ऑवर 53 मिनट्स में मैंने वो मैराथन पूरी की और जबकि डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि आपको रनिंग और स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं करने हैं, लेकिन मैं थोड़ा ज़िद्दी टाइप का था, मैं अपने आप को इवॉल्व करना चाहता था। मैं सोचता था कि ह्यूमन लिमिट्स को मैं टेस्ट करके देखूँ कि क्या नहीं किया जा सकता। उसी दिन की बात है कि जो हमारे एक सीनियर थे, उनको पता चला कि प्रवीण ने मैराथन पूरी की है। तो एक तो वो विश्वास नहीं कर पाए और उन्होंने कहा कि अगर मतलब मज़ाक में कहा और थोड़ी लैंग्वेज इंसल्ट वाली थी। उन्होंने
कहा कि अगर प्रवीण टूटा फूटा और लंगड़ा लूला मैराथन दौड़ सकता है तो दुनिया का कोई भी आदमी मैराथन दौड़ सकता है। और वही मैं आज कहूंगा कि अगर मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम होते हुए भी मैं अपने लिए मैराथन कर सकता हूँ, मैराथन दौड़ सकता हूँ, 42 किलोमीटर कंप्लीट कर सकता हूँ, तो आपके साथ क्या एक्सक्यूजेस हैं और आप क्यों नहीं दौड़ सकते? और उसके बाद फिर मैंने एक ही सेंटेंस कहा, इफ यू कैन आई कैन, इफ आई कैन बेटर यू कैन, क्योंकि मेरे से अच्छे आप हैं और मुझसे बेहतर आप कर सकते हैं। और उस दिन से मेरी आयरन मैन की जर्नी शुरू हुई और मैंने आयरन मैन का ठाना कि अगर अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। 2018 अप्रैल में पोर्ट एलिजाबेथ गया और वहां पे जाके पहली बार आयरन मैन में पार्टिसिपेट किया। और स्विमिंग बहुत अच्छी रही। साइकिलिंग जैसे शुरू हुआ तो 110 किलोमीटर पे जाने के बाद जो मेरा जो डीरेलर था जिससे गियर शिफ्ट होते हैं वो पूरा का पूरा टूट गया, क्योंकि अपहिल था और थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा, वो पूरा जो डीरेलर था वो टूट गया और चेन थी वो पूरी पूरी ट्विस्ट हो गई और मैं रोड के ऊपर पूरा बैंग हुआ और मेरा लेफ्ट नी और एंकल पूरा का पूरा ट्विस्ट हो गया। नी पे तो पूरा जो रोड की जो पेबल्स थे वो पूरे घुस गए, वहां से खून निकलना शुरू हो गया और एंकल था वो ट्विस्ट हो गया। मैं खड़ा हुआ और देखा कि क्या हुआ है, तो मैंने देखा डीरेलर टूट गया है और चेन वो ट्विस्ट हो गई है। और अभी भी जो साइकिलिंग है वो 70 किलोमीटर बची हुई है, क्योंकि आपको आयरन मैन में 180 किलोमीटर साइकिलिंग कंप्लीट करनी पड़ती है, 3.86 किलोमीटर स्विमिंग करनी पड़ती है और उसके बाद फिर आपको 42.2 किलोमीटर रन करना। तो मैंने सोचा कि ये जर्नी यहीं पे खत्म हो गई है अभी, लेकिन मैं अपने आप को सेटिस्फाई कैसे करूँ? मेरी साइकिल टूटी है, मैं नहीं टूटा हूँ। मेरा जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो मेरी विल पावर है, वो नहीं टूटी है। तो मुझे यहीं से जो 70 किलोमीटर बचा हुआ है, चाहे मुझे साइकिल को अपने कंधे पे लेके घूमना पड़े, जाना पड़े, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और मैंने निर्णय लिया कि नहीं, जो नेक्स्ट 70 किलोमीटर है मैं उसमें साइकिल को अपने हाथ में लेके चलूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीरेलर टूट गया है। एक पीछे से वॉलंटियर आया और उसने कहा कि सर आपकी साइकिल टूट गई है। टूटने के बाद उसने देखा कि डीरेलर टूटा हुआ, उन्होंने कहा कि सर पीछे ये 100 मीटर पे एक बाइक मेंटेनेंस टेंट है, आप चलिए, वहां पे आपकी बाइक को ठीक करवाया जा सकता है। साइकिल को दोबारा ठीक किया तो करीब मुझे वहां पे 35 से 40 मिनट लगे उसको साइकिल को ठीक कराने के लिए। और फिर जो साइकिल ठीक हुई वो सिंगल गियर थी। जो नेक्स्ट 70 किलोमीटर था वो सिंगल गियर में मैंने 70 किलोमीटर तक पुल किया अपनी साइकिल को। और मैंने अपनी साइकिलिंग 7 आवर और 37 मिनट्स में 180 किलोमीटर पूरा किया और एक तसल्ली मिली कि यस, अब मेरा टाइम आ गया है, मैं रन में तो कभी हार नहीं मानूंगा। और फिर मैंने अपनी जो रन की जर्नी थी, एंकल ट्विस्ट हो चुका था, लेकिन मैंने फिर भी लगा रहा, कभी रन करता, कभी वॉक करता, कभी रन करता। और जो मैराथन थी 42.2 किलोमीटर मैंने कंप्लीट की 4 घंटे और 47 मिनट में। तो हॉस्पिटल बेड से जो आयरन मैन का रेड कारपेट जो मैंने टच किया, मतलब एक इमोशनल मैं बहुत ज्यादा हो गया। और जब मैं वहां पे पहुंचा और जब मेरा अनाउंसमेंट हुआ कि यू आर एन आयरन मैन, तो एक जो तसल्ली मिलती है कि यस, इफ आई कैन यू कैन, इफ आई कैन बेटर यू कैन। Thank you so much, Mr. Praveen, from being a Marcos to saving lives to going ahead and to becoming the Ironman, and your inspiring journeys with so much of a problems and overcoming it and facing it every day is. Thank you so much for sharing with us. Thanks a lot, and we wish you the best. And looking forward to learning from you more. Thanks a lot. थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। Thank you. जय हिंद।